शासन की तरफ से लगातार बड़े अपराधियों, माफियाओं, बाहुबलियों, डॉन्स पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। लेकिन बाहुबली कितने बेखौफ हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक लाइसेंस पर 7 असलहे रखे गए हैं। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है दर्शकों, एक लाइसेंस 7 असलहे, कितने बेखौफ बाहुबली। पुलिस और शासन, इनकी जिम्मेदारी समाज से अपराध को मिटाना और साथ ही समाज में रहने वाले नागरिकों को एक सुरक्षित समाज देना जिसमें समस्याएं ना हो, अपराध ना हो, उसको मुहैया कराना है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से लगातार बाहुबलियों, अपराधियों, इनके जो अवैध निर्माण हैं उनको गिराने का सिलसिला जारी है। अगर जुलाई की बात करें तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी समेत तमाम जो बाहुबली और बड़े अपराधी नाम थे उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। मगर दूसरी ओर डॉन मुख्तार अंसारी, उन्हीं के बेटे अब्बास अंसारी, एक लाइसेंस पर 7 असलहे। एटीएस की तरफ से अब चार्जशीट दाखिल की जाएगी इस पूरे मामले में। लेकिन बेहद संगीन है ये बात कि किस तरह से नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए एक लाइसेंस पर 7 असलहे कोई खरीद सकता है। और ये असलहे तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें इटली, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड, इन जगहों से मंगाए गए हैं। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि बाहुबली कितने बेखौफ हैं। एक तरफ अवैध निर्माणों का ढाया जाना, बड़े बड़े होटल्स, इमारतों का गिराया जाना और जनता के बीच ये संदेश पहुंचना कि बड़े अपराधी, उनके अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक नया ही उदाहरण। चर्चा करेंगे, हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ेंगे, आइए उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जावेद खान जी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विनीत शुक्ला जी भी जुड़ेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश करेंगे। अपनी इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं सूर्य कुमार जी आपके साथ। आज ही सुबह एक तरफ ये खबर छपती है कि बहू से बाहुबली विधायक, उनकी पत्नी और उनके बेटों, उनके अवैध होटल्स, उन पर बुलडोजर चलाए गए, विजुअल्स, तस्वीरें आती हैं, अखबारों में छपती हैं, जनता के बीच संदेश जाता है कि किस तरह बाहुबलियों के जो अवैध कब्जे हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। एक तरह से अपराध को कम किया जा रहा है, बड़े अपराधी की ताकत को कम किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ जब ये खबर भी आती है कि एटीएस ने और तमाम पुलिस की तरफ से जब तफ्तीश की गई, बड़े लेवल पर तलाशी की गई, तब ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, एक लाइसेंस उनके पास, 7 असलहे खरीदे गए, तमाम यूरोपियन कंट्रीज से अवैध तौर पे गैर कानूनी तरीके से पिस्टल्स और उनके जो बाकी सामान्य होते हैं असलहे के, वो मंगवाए गए। क्या नियम कानूनों में कमियां रह जाती हैं कि इस तरह से हम 2 नंबर का काम कर सकते हैं, इस तरह हम बाहर से असलहे मंगवा सकते हैं और भनक तक नहीं लगती है पुलिस को। जब बड़े लेवल पर इसकी जांच बैठती है, एक लंबी तफ्तीश चलती है, तब जाकर के ये सारी बातें खुल करके सामने आती हैं। यानी कि अगर छोटी मोटी जांच चल रही होती है, जांच चल ही नहीं रही होती, तो हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह से ये असलहे आ रहे हैं और किस तरह से लाइसेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। बात कही है कि पुलिस पर एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है और ये जब से इस प्रकार की विशेष संस्थाएं जैसे एसटीएफ है, एटीएस है, इनका गठन किया गया है, तब से इस प्रकार के जो माफिया बदमाश है उनकी गतिविधियों पर विशेष रूप से निगरानी संभव हो पाई है। नहीं तो इसके पहले स्थिति ये होती थी कि ये थाना वही है, उसमें नॉर्मल कार्य सारी पब्लिक का होता रहता है और आप जानते हैं कि एक थाने में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं और उसके अंतर्गत तरह तरह की समस्याएं, किसी की जमीन का झगड़ा है, किसी का व्यक्तिगत पारिवारिक झगड़ा है, इन सब कामों में और हिस्ट्री सीटरों पर निगरानी रखना है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, मेला ठेला और साथ में परीक्षाओं की व्यवस्था है, स्कूलों में शांति व्यवस्था, बहुत काम रहता है। और इस कारण से ये जो अपराधी तत्व हैं, माफिया तत्व हैं, ये इसका फायदा उठा करके एक लाइसेंस कहीं से ले लिया। अगर अभी उसकी जांच होगी
तो ये भी पता लगेगा कि उसमें दस्तखत फर्जी है, उसमें किसी की मोहर फर्जी है, और उसका फायदा उठा करके ये लोग जो विदेशों से मंगाने की बारीक प्रक्रियाएं हैं, इंपोर्ट करने की विदेश से, उसको भी हालत यह है कि तमाम पढ़े लिखे लोग, तमाम सरकारी नौकर भी उन बारीक प्रक्रियाओं से परिचित नहीं है कि विदेश से हमें अगर कोई असलहा मंगाना है तो कैसे मंगाया जाए। और एक लाइसेंस लिया है, हो भी संभव, ये भी संभव है कि इस तरह के लोग जो विशेष माफिया टाइप के लोग होते हैं, वो लाइसेंस ही पता लगा फर्जी है, हो सकता है कि वो किताब ही फर्जी हो। तो ऐसे लोगों का यही इलाज है कि उनकी इंटेलिजेंस से पता लगाते रहा जाए। उनके पीछे मैं तो कहूंगा कि जो ये इस प्रकार के गिने चुने माफिया हैं, उन पर निगरानी करने के लिए परमानेंट व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि ये मानते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था में तरह तरह से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, उसको बढ़ावा देते हैं, और उसके बल पर अगर 10 रुपए की लूट हुई तो 1 रुपया 2 रुपया फेंक देते हैं। अब उसको घूस देने में और फीस देने में वकीलों की, उसको लगाकर जमानत करा लेते हैं, फिर क्राइम करते हैं। एक और शैली इन्होंने निकाली है कि क्राइम दिल्ली में करेंगे और उसका पैसा जो खर्च करेंगे वो उसका एक हिस्सा, 10वां हिस्सा अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर देंगे। वहां के लोग समझेंगे कि बहुत अच्छे हैं, लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लोगों को उपहार देते हैं, और वो दूसरे प्रदेश, दूसरे एरिया में जा करके भारी भारी लूट करते हैं, लोगों को सताते हैं। टेक्निक निकाली है, और इसलिए बिल्कुल सही बोला आपने, रॉबिन हुड तरीके की छवि रखते हैं ये अपराधी, लेकिन असल में ये अपराधी क्या होते हैं, पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं, इनकी असलियत कोई जान नहीं पाता और समाज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे साथ विनीत जी जुड़ गए हैं भाजपा की तरफ से। विनीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? जो एक बार फिर से विनीत जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जावेद जी, आपके पास हम आते हैं। ऐसी खबरें जब जनता पढ़ती है कि एक तरफ अखबार में यह खबर हो कि सरकार की तरफ से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, बाहुबलियों पर नकेल कसी जा रही है, जनता के बीच संदेश कि अपराधियों को हम खत्म करने जा रहे हैं, हम जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब एटीएसपी इस बात का खुलासा करती है कि एक लाइसेंस पे 7 असलहे रखे गए, वो असलहे कहीं छोटी मोटी जगह से नहीं, यूरोपियन कंट्रीज के तमाम वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनमें इटली, ऑस्ट्रिया आता है, वहां से मंगाए गए। तो जनता के मन में किस प्रकार के विचार आएंगे कि वो सरकार की तरफ से इस बात के लिए एक तरह से सिक्योर रहे कि हाँ, हमारी दुख तकलीफ समझी जा रही है, अपराधियों को दबाया जा रहा है, लेकिन अपराधी तो एक तरह से लूप होल से निकल करके अपना काम पूरा कर रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, सरकार जो है किसी भी जगह पर सफल नहीं है। विदेश से असलहे आ गए, एक लाइसेंस पर आ गए, 7 असलहे आ गए, ये किस तरीके से आ गए? क्या बिना कस्टम की परमिशन के आ गए? ये कैसे आ गए देश की सीमा के अंदर? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों को निगरानी करनी चाहिए थी कि ये असलहा आया है, इसके साथ ये लाइसेंस अधिकृत है कि ये फेक है, उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ये असलहे वहाँ तक जाने चाहिए थे। ये किस सन में असलहे आए, कितने साल हो गए? अगर वो लाइसेंस वैध था, जैसे सूर्य कुमार शुक्ला जी कह रहे थे कि वो अवैध है, तो अवैध लाइसेंस पर किस तरीके से विदेश से असलहे आ गए, हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर गए और जिस व्यक्ति ने मंगाए थे उस तक पहुंच गए? ये एक बड़ी चेन है। इसमें केवल अपराधी पर आप कार्रवाई कर लें, उसके लाइसेंस को निरस्त कर दें, उसके असलहे को जब्त कर लें, दफा 25 की धारा लगेगी, इसमें सूर्य कुमार जी बैठे हुए हैं, इसको सजा भी नहीं होगी। ये इस तरीके के काम पहले किसके संरक्षण में होते हैं, कौन लोग इसको संरक्षण देते हैं, उन तक भी पहुंचना बहुत आवश्यक है। और जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता सुरक्षित महसूस करेगी, कार्रवाई तो देख देख कर हो रही है। अपने वोटर को संदेश देना है, चुनाव की रणभेरी उत्तर प्रदेश विधानसभा की बच चुकी है।
उसके लिए अपने वोटर को संदेश देने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की किसको छोड़ना है, किस पर हमला करना है, किसको संरक्षित करना है, ये सब पूरा प्रदेश देख रहा है। भाजपा के विधायकों तक ने विधानसभा के अंदर नाम लेकर, सूची लेकर प्रश्न पूछा है, उसका कोई जवाब सरकार, भाजपा की सरकार नहीं दे पाई कि इन अपराधियों को क्यों बचाया गया, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये लगातार चलता रहा है। तो सरकार वो अपनी पीठ थपथपा रही है, वो एटीएस ने कहीं से पकड़ लिया और अब सरकार उसको जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस पर ज़्यादा दबाव बनाए हुए जोर दे रही है। लेकिन ये तो सरकार बताए कि किस सन में ये असलहे आए, किन अधिकारियों के उसमें फर्जी दस्तखत हैं या असली दस्तखत हैं, कहाँ से बीट के सिपाही से लेके कप्तान तक की उसमें रिपोर्ट लगती है। उसके बाद जिला अधिकारी संस्तुति देते हैं, फिर विदेश से असलहे आ रहे हैं तो उसके लिए विदेश मंत्रालय अनुमति दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये किस तरीके से आ गए, या वो संबंधित व्यक्ति विदेश गया, वहां से वो स्वयं असलहे लेकर आया, विदेश जाकर वहां पर भी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं, यहाँ के लोग जाते हैं दूसरे देश से, अपने यहाँ भी लोग आते हैं, ऐसे मौके पर वो अपने अधिकृत लाइसेंस पर असलहे की परचेजिंग करते हैं। लेकिन वो आया कैसे, उसकी भी एक नियम कायदे हैं। उन नियम कायदों का उल्लंघन, अगर जिले में रिपोर्ट अगर फर्जी लगी है तो वो विदेश से देश की सीमा में असलहे कैसे आ गए, क्या वो हवा में आ गए कि ड्रोन ने गिरा दिया आकर, वो तो कहीं ना कहीं कोरियर के रास्ते से आया होगा, लिखा पढ़ी में आया होगा। उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में जब ये मामला प्रकाश में आ गया है तब तो और भी ज्यादा जरूरी बनती है। हमारे साथ विनय जी जुड़ गए हैं। विनय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चर्चा कर रहे हैं विनय जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह बाहुबली वो इस सरकार में भी, इस शासन में भी बेखौफ हैं, जबकि शासन की तरफ से कहा जाता है जीरो टॉलरेंस हम अपराध के प्रति रखेंगे। जिस तरह से विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जब उसके घर को गिराया गया था, उसमें भी बड़ी मात्रा में असलहे मिले थे। ऐसे में अब मुख्तार अंसारी, एक तरफ उनकी पत्नी, उनके बेटों, उनके जो अवैध होटल्स हैं उनको गिराने का काम होता है, दूसरी तरफ डॉन का ही बेटा अब डॉन की पदवी संभालने के नक्शे कदम पर चलता हुआ विदेश से असलहे मंगाए गए, एक लाइसेंस पे 7 असलहे रखे गए, इतने ज्यादा गैर कानूनी काम। जनता किस तरह यह विश्वास करेगी कि अपराध कम हो रहा है या फिर शासन हमें सुरक्षा देगा? पीछे के कार्यकाल की तरफ देखना होगा कि मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, इन जैसे अपराधियों को पुरानी सरकारें जिस तरीके से संरक्षण देती थी, मुख्यमंत्री आवास के बेडरूम तक के उनकी पहुंच होती थी और बैठते थे। अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो रहे सूर्य कुमार शुक्ला जी ने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल। और जावेद जी जिस तरीके से बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे आया पुरानी सरकारों में जिस तरीके इन लोगों का सरसता दी गई, आज की सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतने इन सारे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। आज इनका खुलासा हो रहा है। आज कांग्रेस की सरकार पंजाब में मुख्तार अंसारी को सौंपने को तैयार नहीं है, बीमारी का बहाना देकर के किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। ये है आरोप विनीत जी मत लगाइए, ये गलत आरोप मत लगाइए जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है जिसका आप झूठा आरोप कांग्रेस पर क्यों लगा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में ध्यान आप बांट रहे हैं। अरे आपके बलात्कारी विधायक की भी बेडरूम तक जो है पहुंच थी, उसको अंतिम समय तक बचाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आपने तो बचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। है तो ये हमारी सरकार में संभव हो पाया। आज ये असलहों का जो मकड़ जाल है, पंडित देवबली जी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, उन अपराधियों का क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? पहले की सरकार की वजह से आज 2017 में सरकार बनने के बाद बलात्कार, ये सब की जिम्मेदार भाजपा है। ये सरकारों पर कब तक टालना जायज है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दर्शकों छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद विनीत जी आपसे ही मैं दोबारा शुरुआत करूंगी इसी प्रश्न को लेकर के। छोटा सा ब्रेक दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बेखौफ बाहुबली लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। ब्रेक पर जाने से पहले विनीत जी, आप ही के साथ हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह बाहुबली जो है वो बेखौफ हैं। यहाँ दो अलग अलग बिंदु इस बात के बनते हैं कि आखिर बाहुबली अपराधी ताकतवर हैं, इनको पिछली सरकारों पर, पिछले शासन में संरक्षण मिला, उन पर जिम्मेदारी लादना किस हद तक जायज बनता है। और दूसरा, असलहे लाने का जो प्रश्न है वो तो अभी का है, हाल फिलहाल का है, उससे किस तरह से पल्ला झाड़ेगा शासन? असलहे ये सब तंत्र इन लोगों की पुरानी सरकारों का है, निश्चित ही है। आज की सरकार, मैं कह रहा हूं कि आज की सरकार में ये सब खुलासे हो रहे हैं और इन सब पे शिकंजा कसा जा रहा है। अपराधियों पे इनाम घोषित है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो। इन सबकी बड़ी से बड़ी संपत्ति जिनको कोई छू नहीं सकता था, पुलिस के अधिकारी डरते थे, उनको ये लोग मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके धमकाते थे। आज इनको बचाने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, इनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मित्र क्या बताएंगे पंजाब सरकार ने क्यों उनको यहाँ पर आने से रोका, क्यों उनको बीमारी का हवाला दे करके कांग्रेस की सरकार जो पंजाब में है उसने मुख्तार अंसारी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से क्यों रोका? तो ये दोगला चरित्र कांग्रेस का है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो। दोगला चरित्र भाजपा का है विनीत जी। अब आप सुन लीजिए, मेडिकल पैनल ने रिपोर्ट दी कांग्रेस किसी अपराधी को बचाने के मोड में नहीं है, उसका कोई मिशन नहीं है। आप बताइए, आपकी सरकार में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर जब बलात्कार का आरोप लगा तो वो किस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पूरे समय अस्पताल में रखे गए, एक रात भी जेल में नहीं गए? वो आपके डॉक्टर्स की पैनल की रिपोर्ट सही है और पंजाब के गलत है। ये दोगलापन है भाजपा का। आपने अपने उस बलात्कार के आरोपी को पूरे समय जेल नहीं जाने दिया, उसको अस्पताल में रखे रहे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर, और कांग्रेस को लांछित कर रहे हैं। जैसे गुंडों का सफाया होगा जाएगा, राजनीति के लिए पत्र लिखा जाएगा। अलका राय ने जो पत्र श्रीमती प्रियंका गांधी जी को लिखा है वो पत्र मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को न लिखकर पूरी भाजपा कांग्रेस से डर कर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कर रही है, जो जनता समझ रही है। आप बताइए, अगर पंजाब के डॉक्टरों की रिपोर्ट सही है तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों की रिपोर्ट कैसे सही नहीं मानी जाएगी? आप ही की सरकार ने बलात्कार के आरोपी एक मंत्री को अस्पताल में रखने का काम किया था। ठीक है जावेद जी, विनीत जी आपकी बात भी हम सुनेंगे, लेकिन पक्ष और विपक्ष तो हमेशा अपनी अपनी बात को रखते ही हैं। कांग्रेस का किसी से लेना देना नहीं है, कोई भी अपराधी है कानून उसको सजा देगा। अपराध हर सरकार में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पक्ष और विपक्ष हमेशा अपनी ही बात को सामने रखते हैं। सूर्य कुमार जी, आपके पास में आऊंगी आपकी अंतिम टिप्पणियां लेने के लिए।
आखिर किस प्रकार कानून में वो छोटे छोटे दांव पेच, वो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनकी वजह से ये अपराधी फायदा उठा लेते हैं और इस प्रकार के जो लाइसेंस होते हैं उन पर जो अवैध असलहे रखे जाते हैं वो उनको मिल जाते हैं। जरूरी क्या है, कानून को और ज्यादा सख्त बनाना या वक्त वक्त पे पुलिस द्वारा सख्त नजर रखा जाना अपराधियों पर? बात उठाई है कि हमें सोचना ही चाहिए कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो। ये तो निश्चित है कि अपराधी सभी चालाकियां, सारे कानून की कमियां और छेद जो होते हैं व्यवस्था के, उनका उपयोग करता है। लेकिन ये भी कटु सत्य है जो अभी हमारे पूर्व वक्तागण कह रहे थे कि ऐसे अपराधी प्रायः राजनैतिक लोगों को मिला करके, उनसे दोस्ती करके, टिकट लेकर, चुनाव लड़ करके, विधायक बनकर या किसी ऐसे पद पर पहुंचकर पुलिस पर और प्रशासनिक तंत्र पर अपना अनुचित प्रयोग, दबाव बनाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म चुनाव सुधार भी करने चाहिए कि जिन लोगों पर इस प्रकार के मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, इनको चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिए। और चुनाव आयोग के अधिकार है कि वो जब तक वो बरी न हो जाएं और उन पर अदालत में मामला चल रहा है, तो सोचिए कि इस देश में 125-130 करोड़ लोग हैं, तो क्या चुनाव लड़ने के लिए या प्रतिनिधित्व करने के लिए और लोग नहीं हैं? आखिर यही संदिग्ध आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग, इनको चुनाव में लड़ने का और चुनाव जीतने का मौका क्यों मिलना चाहिए? और ये अपने बाहुबल का और बेईमानी अपराध से कमाए हुए धन बल का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं और अपने विरोधियों को मार देते हैं, उनको डरा देते हैं, उनको पिटवा देते हैं। और कानून की खामियों इस तरह की, जैसे अब मान लीजिए कि लाइसेंस देता है जिलाधिकारी का कार्यालय, रिपोर्ट लेता है पुलिस से और उस पर कागज जो मिल गया उस पर कस्टम विभाग बाहर से क्लियरेंस देता है और इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर कि कोई फर्जी कागज तैयार कर लेते हैं। कभी उसी कागज पर बार बार जो लाइसेंस एक बार मिला उसी पर बार बार असलहा मंगाते हैं, उसको खोया हुआ दिखा देंगे, खोए हुए की डुप्लीकेट निकलवा लेंगे, उससे डुप्लीकेट में वो एंट्री नहीं होगी कि जो पहले असलहा ले चुके हैं। इस तरह तरह की चालाकियों का इस्तेमाल करके करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आगे के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में एक अलग से सेल बना दी जाए जो खाली माफियाओं पे नजर रखे और उसमें भी बार बार परिवर्तन करते रहा जाए। नहीं तो ये जाकर उन कर्मचारियों से मिल करके, उनको भ्रष्ट करके, घूस दे करके उनको खरीद लेते हैं और खरीद करके उनका दुरुपयोग करके फिर से उन कानूनों में भी बार बार परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना अपराध का ये पौधा छोटा होते होते बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको असलहे और लाइसेंस इन सब के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। दर्शकों, फिलहाल हमारी ये चर्चा यहीं तक, वक्त हो चला है अपने मेहमानों को धन्यवाद देने का। विनीत जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जावेद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सूर्य कुमार जी एक बार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारी इस चर्चा का मकसद यही था कि किस तरह से अपराधी एक छोटे से अपराधी से अपराध करते करते बड़े बाहुबली तक बन जाते हैं, उसके बाद राजनीतिक संरक्षण पा करके अपनी छवि को और विराट कर लेते हैं। इस पर शासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपने अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए तत्परता से कार्यरत है उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों के हित में लागू किए गए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की फसल तेजी से खरीदी जा रही है। जहां वर्ष 2019-20 में किसान केवल 46,096.23 मीट्रिक टन धान की फसल ही बेच पाया था, आज वहीं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई धान की खरीद में 24 अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कुल 2,43,148.76 मीट्रिक टन धान की फसल किसानों से खरीद चुकी है, जो विगत वर्षों से लगभग 5 गुना ज्यादा है। और किसानों को 213.872 करोड़ रुपए का भुगतान भी सरकार द्वारा किया गया है। पहले हमारा धान जो बिकता था तो वहाँ हमें
दलाली देनी पड़ती थी। अब हमारा धान हम खुद भी बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। किसी किसान के खेत में ज्यादा पैदावार होती है तो क्रय केंद्रों में उस किसान को निराश न होना पड़े, इसलिए उसके धान को भी क्रय केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान बेचने की प्रक्रिया के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी किसानों को प्रदान की, जिसके चलते आज किसान घर बैठे अपनी धान की फसल बेच पा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस नए प्रारूप से किसानों का सम्मान एवं उत्थान दोनों संभव हुआ है। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार।